स्मार्ट सिटी सूरत में आपका स्वागत है। सूरत को स्मार्ट सिटी से सेफ सिटी बनाने वाले आरके इंफ्राटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ है। इन्हीं से जानते हैं सूरत सेफ सिटी तो बन चुका है, अब स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। ये सबसे पहले बताइए कि आपने एक छोटी कंपनी से शुरुआत की अपने कारोबार को यहां तक फैलाया है और सूरत को भी सेफ सिटी आपने बना दिया। अब स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही है। सूरत में ऐसी क्या बात है जो उसको स्मार्ट सिटी बना सकता है? अब ऐसा है कि जहां शांति है वहां पे समृद्धि होती है और समृद्धि होती है वहां पे स्मार्टनेस आ जाती है। तो वैसे भी सूरत एंटरप्रेन्योरों से काफी समृद्ध हो चुका है और सूरत महानगर पालिका ने भी यहाँ पे काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है कि आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन अगर डबल टाइम भी हो जाता है तो भी ये सिटी को एक्सपांड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात आईटी क्षेत्र की, तो हमने 2007 में अपना खुद का इंडिया का सबसे पहला सूरत शहर को अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल से कवर किया है और उसके ऊपर 2012 में इंडिया का सबसे पहला सेफ सिटी प्रोजेक्ट खड़ा किया है जो 30 मंथ से 100% अप टाइम से चल रहा है। और अभी सूरत को डेवलप होने में अगर दो चीज की कमी है वो पूरी हो जाए तो सूरत को मुझे नहीं लगता है कि ग्लोबल सिटी में इन्वॉल्व होने में कोई टाइम लगेगा, क्योंकि सूरत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेशनल एयर कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के कारण काफी लोग सूरत के साथ बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सूरत का ग्रोथ होने में एक तो सबसे पहली बात है कि जितना जल्दी हो जाए उतना एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल का एक एयरपोर्ट हमें मिल जाए। और रही सेकंड जो बात है आपकी आईटी की, तो आईटी क्षेत्र में भी अभी यहाँ पे काफी जगह है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है और आईटी क्षेत्र में भी यहाँ पे काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। तो सूरत को स्मार्ट बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है कि सूरत ऑलरेडी स्मार्ट है। राजेंद्र भाई, आपने जो सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, अभी जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या आप उससे खुश है या आपको लगता है कि इसमें और बदलाव करने की जरूरत है? अब करने में तो ऐसा है कि पहले हमने सूरत पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में पीपीपी मॉडल पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट खड़ा किया है और सेम अभी सूरत महानगर पालिका भी ये शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। तो बाकी रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफी कुछ 10 इयर्स में डेवलपमेंट हुआ है कि काफी कुछ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड, रास्ता, ड्रेनेज इतना सारा डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो हर घर में एंटरप्रेन्योर है और उनकी भी एक उदार भावनाएं है कि ये शहर के लिए उनका भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर भी उसमें काफी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सूरत को स्मार्ट बनने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल खाली यही है कि एयर कनेक्टिविटी का जो बात है वो एक फुलफिल हो जाए तो सूरत को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कारोबार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, कैसे शुरू किया? मैंने 92 में अपने बिजनेस की शुरुआत 200 केबल टीवी कस्टमर से की थी। 2000 में मैंने सबसे पहला सूरत शहर से हजीरा तक फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क डाला था। तभी से मेरा एक सपना था कि मैं पूरे शहर को फाइबर ऑप्टिक केबल से कवर करूं और 2000 से लेकर 2007 तक मैंने ऑल ओवर इंडिया सारे टेलीकॉम कंपनियों के लिए काम किया, टाटा, रिलायंस, वोडाफोन। और उसमें मेरे को जो एक एक्सपर्टाइज मिला उसका मैंने सूरत शहर के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा किया सूरत शहर में और पूरे शहर को मैंने अंडरग्राउंड फाइबर से कवर किया। आने वाले टाइम में हम अपनी कंपनी को एनएलडी लाइसेंस मतलब नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस लेना चाहते हैं, क्लास ए, मतलब ऑल ओवर इंडिया हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ साथ इंडिया के जो मेन आईटी के क्षेत्र है, जो हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये सब शहरों को कवर करने का भी हमारा टारगेट है। और नेशनल लेवल पे हम एक अपना जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है फाइबर ऑप्टिक केबल का उसको खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी हमको वर्ल्ड जो ग्लोबल हुआ है, वर्ल्ड स्मार्ट हुआ है, वर्ल्ड फाइनेंशियली ग्रो हुआ है तो ड्यू टू फाइबर ऑप्टिक केबल टेक्नोलॉजी के कारण ये वर्ल्ड का ग्रोथ हुआ है और वही बेस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
राजेंद्र भाई, आने वाले दिनों में आपके बिजनेस एक्सपांशन के क्या प्लान हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि देश तो ग्रोथ कर रहा है, आपके ग्रोथ के क्या प्लान है? ये कहे कि मिशन 2020 क्या है, 2020 तक आप कहां ले जाना चाहते हैं? उसमें ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान का अगर स्क्वायर किलोमीटर में विस्तार देखा जाए तो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें 2% फाइबर भी डाला गया नहीं है। पूरे देश को एक ये नेटवर्क की जरूरत है। तो हमारा भी आने वाले समय में 20 तक टारगेट है, 2020 तक, कि कम से कम हम इंडिया के अच्छे 100 शहरों में अपने प्रेजेंस को खड़ा करें और साथ में कंपनी को NLD और क्लास ए लाइसेंस दिलवा के हम एक नेशनल लेवल पे अपनी आरके इंफ्राटेल लिमिटेड की प्रेजेंस को खड़ा करेंगे। सर, ये बताइए कि क्या आपको गवर्नमेंट से पूरा सहयोग मिल रहा है? खासकर जो इंस्पेक्टर राज है उससे आपको लगता है कि मुक्ति मिली है, या तो क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस की बातें तो बहुत हो रही है, सही में आपको दिख रहा है कि ईज ऑफ बिजनेस हुआ है? जहां तक गवर्नमेंट की बात है, अब हम 35 जात की टैक्स की कंप्लायंस कर रहे हैं, तो हम अपने कारोबार से ज्यादा टैक्स के मैटर में ही उलझे रहते हैं। दूसरी बात है, हमें जहां पे अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा करना है वहां पे SMC का ROW राइट ऑफ वे का चार्ज अलग रहता है, GIDC का अलग रहता है, सेज का अलग रहता है। तो अगर ये देश का ग्रोथ करना है तो ये नेटवर्क डालने के लिए कॉमन फैसिलिटी रेट की होनी चाहिए और परमिशन वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बड़े प्रोजेक्ट का टेंडरिंग का क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि जिसमें कोई छोटी कंपनी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती है। उनका क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, 500 करोड़ का टर्नओवर चाहिए। तो वो काम सब मल्टीनेशनल कंपनीज करती है और वो काम करने से गवर्नमेंट की जो एक इमर्जिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क इज ए मस्ट है। क्योंकि आदमी की बॉडी में जैसे वेन है वैसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क का वैल्यू है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर ये पूरे देश में फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क बिछाना है तो एंटरप्रेन्योर को थोड़ा उत्साहित करना चाहिए और उनको सब्सिडाइज तो कर सकते हैं, वो तो ठीक है, और सब्सिडाइज नहीं कर सकते, कम से कम राइट ऑफ वे है, टैक्सेशन का बात है, वहां तो कम से कम कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर 50% टैक्स हम लोग कुल मिला के भरते हैं। तो हम कैसे घर घर तक कनेक्टिविटी ले जाने का सोच सकते हैं? सर, सुना है आप अपना खुद का डेटा सेंटर एक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं? हाँ, साउथ गुजरात का अभी हम ये जून महीने के एंड तक सबसे पहला साउथ गुजरात का डेटा सेंटर खड़ा कर रहे हैं, जिसमें हम काफी कुछ वैल्यू एडेड सर्विस भी डालेंगे और यहाँ पब्लिक को डेटा स्टोर करने के लिए हम स्पेशली फैसिलिटी यूटिलाइज करने के लिए देंगे, जिसमें वो अपने डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। साथ में उनको अपना सर्वर स्पेस भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये साउथ गुजरात का पहला डेटा सेंटर है जो प्रोफेशनल है। ये बताइए, आपके बिजनेस को लेके आपको गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट से एक तो सबसे पहली बात है कि राइट ऑफ वे का जो हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवे का कुछ राइट ऑफ वे का चार्ज अलग रहता है, हाईवे अथॉरिटी का अलग रहता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अलग रहता है। तो अगर हमें ये देश का अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें सक्षम नेटवर्कों की जरूरत है और वो नेटवर्क डालने के लिए आसानी से हमें परमिशन उपलब्ध हो जाए तो हम अपने कामकाज को काफी कुछ हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे बिजनेस को कोई भी तरह की सब्सिडी नहीं मिल रही है, हालांकि सब्सिडी नहीं मिलेगी तो चलेगा, बट जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जैसे इंटरनेट आप किसी कस्टमर को देते हैं तो उसके ऊपर 8% AGR भरना पड़ता है, 14% सर्विस टैक्स भरना पड़ता है। कुल मिला के देखा जाए तो 50% कस्टमर के ऊपर बर्डर पहुंच जाता है। तो हम कस्टमर एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं और कस्टमर को भी ये चीज कॉस्टली हो जाती है। तो इस टैक्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा रेगुलराइज करना चाहिए जब हमें अगर ग्रोथ लेना है। राजेंद्र भाई, आमतौर पे सूरत को एक ट्रेडिशनल बिजनेस का हब माना जाता है, खासकर टेक्सटाइल या डायमंड या जरी या इस तरह के जो बिजनेस है उसके लिए। IT बिजनेस को लेके कितना स्कोप आपको दिखता है सूरत में? सूरत ऐसे तो एंटरप्रेन्योर का शहर है और यहाँ पे कोई पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं है। यहाँ सब गुजरात की डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं, इंडिया के हर स्टेट से आए हुए लोग हैं
और सबने अपने बलबूते पे खड़े होकर के अपने बिजनेस को, कारोबार को खड़ा किया है। यहाँ पे जरी, डायमंड, टेक्सटाइल, ये सभी बिजनेस बहुत बड़े हैं। और अभी आईटी के फील्ड में अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है तो आईटी पार्क भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सक्षम नेटवर्क भी डाला है जो इंडिया में किसी भी शहर में नहीं है कि एनीवेयर सूरत, एवरीवेयर सूरत। हमने अपने पूरे सिटी को फाइबर से कवर किया है और किसी भी तरह की एप्लीकेशन चलानी है या इंडस्ट्रीज को, आईटी इंडस्ट्रीज को उसके लिए सपोर्ट चाहिए तो हमारे नेटवर्क के द्वारा मिल सकता है। सूरत के डेवलपमेंट को लेके माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट बताया है, आपको क्या लगता है इससे सूरत को कितना फायदा होगा? आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट तो आया है, अभी रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ फंड दिया है और मुझे लगता है कि गूगल ने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कैंसास सिटी को पहले कवर किया है। अब और कोई सिटी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है कि जो पूरा शहर फाइबर ऑप्टिक केबल से कवर्ड है। तो आने वाले टाइम में सूरत के लिए बहुत अच्छे स्कोप है कि जिसमें जैसे IBM, गूगल, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज को यहाँ पे अपना कारोबार खड़ा करना पड़ेगा और ये फील्ड में अभी काफी जगह है, क्योंकि विदाउट टेलीकम्युनिकेशन अभी कोई भी आदमी जी नहीं सकता है। तो ये फील्ड में काफी जगह है। सूरत अच्छा एक आईटी का हब बन सकता है, बट उसके लिए एक गवर्नमेंट का आईटी पार्क के लिए कुछ सब्सिडाइज भी होना चाहिए और एक यहाँ जो कनेक्टिविटी का इश्यू है, यहाँ पे फ्लाइट की कनेक्टिविटी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। अगर वो दो चीज मिल जाए तो सूरत को चार चांद लग जाएगा। राजेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल, आपने छोटे कारोबार से अपना शुरुआत किया था और काफी फैलाया है इसको, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है? बस अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने काम को प्यार करो तो बाकी उसमें ऑटोमेटिकली डेडिकेशन आ जाएगा, पैशंस आ जाएगा और ये सब चीज को मिलाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आने वाले समय में सूरत में काफी पोटेंशियल है और कैसे वो स्मार्ट सिटी बन सकता है, ये सब हमने जाना आरके इंफ्राटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र सेठ से। सर, आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने CNBC आवाज के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। किसी भी शहर को स्मार्ट बनाता है उसका रियल एस्टेट। सूरत को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रियल एस्टेट में जिनका अहम योगदान रहा है, ऐसे हिंदुआ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर केयूर खैनी हमारे साथ जुड़े हैं। केयूर भाई, आपका स्वागत है स्मार्ट सिटी सूरत कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो है सूरत को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आपके हिसाब से सूरत कितना तैयार है स्मार्ट सिटी बनने के लिए? स्मार्ट सिटी की योजना तो शायद बात भी नहीं हुई नहीं थी, बट वो समय करीबन 2013 में हमें सब मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग सूरत के, उनको बुलाया गया था कि सूरत में हम लोग CCTV सिक्योरिटी का प्लान कर रहे हैं कि जैसे एक लंदन सिटी ऐसा है कि अगर कुछ हादसा हुआ तो आधे घंटे में लोग पकड़ सकते गुनहगार को, या तो किस चीज़ कहाँ से कैसे हुई थी सब इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। वही ड्रीम सूरत में एक उनका था कि सूरत को CCTV मतलब सिक्योरिटी सिटी बनाया जाए। तो उनके मतलब कोई कुछ मांग करने से पहले यहाँ के लोगों ने इतना जुस्सा दिखाया कि एक एक एरिया पर्टिकुलर चूज कर लिया कि जैसे वराछा एरिया है, यहाँ से स्टेशन एरिया है, अडाजन है, गुड़दौड़ है, पाल, हर कोई एरिया में से हर एक ग्रुप ने फिक्स कर लिया कि यहाँ से हम लोग संभालेंगे, हम आपको फंड देंगे, हमें चाहिए। तो एक अच्छा चीज होता है कि हम लोग जब मानते हैं सरकार हमें ये दो, नहीं, हमें कुछ करना है, हम सरकार को दे रहे हैं। तो ये चीज शायद सरकार को ज्यादा अच्छी लगी होगी। दूसरा कि आप टेक्नोलॉजी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज को लेके इंडस्ट्रीज से लेके रियल एस्टेट, हर चीज यहाँ पे इतनी एडवांस हो रही है कि शायद उसी वजह से एक स्मार्ट सिटी का टैग दिया गया। क्यों भाई, ये बताइए कि ऐसी क्या खास बातें हैं जो सूरत को दूसरे शहरों से अलग बनाती है, यानी सूरत को स्मार्ट सिटी के तौर पे चुना जाए? एक समय था कि जब लोग बोलते थे कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, यहाँ पे एयरपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो
एयरपोर्ट की जरूरत थी, सरकार ने एयरपोर्ट बना दिया। आप रास्ते पे देखेंगे तो एक समय था जब यहाँ से एक रास्ता क्रॉस करना मतलब मुश्किल हो जाती थी, एक्सीडेंट्स के सिलसिले होते थे। तो हर कोई रास्ता आज सूरत में ऐसा है कि वहाँ पे आप ओवरब्रिज देखेंगे इंटरकनेक्टेड, जो पब्लिक जो जहाँ से अंदर एसी रखा हुआ है, तो आदमी वहाँ से अंदर जाता है, थ्रू आउट पूरा 100-150 फीट का रास्ता क्रॉस कर लेता है, और नीचे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कंटिन्यूस चलता रहता है। अब ये बताइए, सूरत को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? यहाँ पे काफ़ी जगह है जहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे एजुकेशन फील्ड को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये हमारा खुद का भी एक ड्रीम है। यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ को भी लेके हम लोग काफ़ी एक अच्छा सा एक नाम कर सकते हैं। क्यों भाई, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है सूरत का, क्या आप उससे संतुष्ट है? आपको लगता है कि और कुछ भी करने की जरूरत है? क्योंकि सूरत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और कुछ भी करने की जरूरत आपको लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में? हमें यहाँ का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप रोड देखेंगे या ब्रिजेस देखेंगे या फिर ओवर ब्रिजेस देखेंगे या फिर कोई कैनल्स देखेंगे, BRTS रूट देखेंगे, ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी तरह से बना है। ये एक होती है अपनी जैसे शरीर की एक नस, तो ये सब काफ़ी अच्छी चल रही है। बट एक दूसरा जो छोटा सा इश्यू है वो है यहाँ का ट्रैफिक। काफ़ी लोगों ने सूरत के लोगों ने मिलके एक ट्रैफिक अवेयरनेस को एक बढ़ावा दिया था कि लोग ट्रैफिक में समझे। मॉड्यूलर फॉर्म में ट्रैफिक को लेके जाते हैं। जब हम लोग लंदन में ट्रैवल करते हैं, हम लोग यूरोप में ट्रैवल करते हैं, जब सिग्नल रेड हो जाता है ना, तो हमारा मन कहता है कि गाड़ी रुकानी है, हमें रुक जाना है। यहाँ पे अभी भी लोगों को शायद कभी कभी लगता है कि सिग्नल रेड है बट हम लोग चले जाएंगे। तो ये सोच अगर हमारी खुद की बदलेगी और या तो लोग मिलजुल के बोलेंगे कि नहीं हमें ये फॉलो करना है, तो ये काफ़ी एक अच्छा होता है। अब रियल एस्टेट क्योंकि एक इंडस्ट्री बन चुकी है और यहाँ पर भी कई बड़ी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के लिहाज से सूरत को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे बिजनेस करना आसान है या मुश्किलें होती है? कोई बंदा यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा है, वो समझो सुबह की गाड़ी से अगर आया, दोपहर को SMC में जाता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालता है, शाम तक वो एक कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चाहे ये बिजनेस प्लेस रिलेटेड हो, मतलब कि बैठ के बिजनेस करना हो या फिर जगह खरीद के वहाँ पे कुछ बना के फिर बिजनेस करना हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत इजी है। दूसरी बात कि यहाँ की जो बैकबोन जो SMC बोलते हैं, सूरत म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, वो काफ़ी बढ़ावा देती है कि हर कोई बिजनेस या हर कोई बिल्डिंग्स को एक इजीली इन एंड आउट मतलब बढ़ावा दे। और आपका जो कोर एरिया है रियल एस्टेट, उसके लिहाज से कैसा है सूरत? मतलब वहाँ किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? रियल एस्टेट के हिसाब से बिजनेस, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स लाओ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। हर कोई एरिया में अच्छे से रेसिडेंशियल आ चुके हैं, हर कोई एरिया में अच्छे से कमर्शियल आ चुके हैं, और आने भी वाले और आएंगे। ये दौर कभी नहीं रुकेगा। बट आप एक अच्छी तरीके से स्टडी करके उस एरिया की डिमांड को आप पूरी करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल जाएंगे। आपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे? किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके ऑनगोइंग है और आने वाले समय में? वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारे करीबन 9 से 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सूरत में ही गिनोगे तो रेसिडेंशियल, कमर्शियल और अभी होटल जो प्रोजेक्ट है, और अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग हेल्थ केयर को भी एक अच्छा सा चांस ले रहे हैं। ये 4 हमारा मेन फोकस है। और इकोनॉमिकल लिविंग से लेके प्रीमियम लाइफस्टाइल और नॉर्मल ऑर्डिनरी शॉप से लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिसेज तक के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो 8 लाख से लेके 8 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स हमारे इन एंड आउट है। किस सेगमेंट पर आपका फोकस जो है वो सबसे ज्यादा है? 2013 में एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट से शुरुआत की, तो 2015 में आज एक 5 स्टार होटल तक पहुंच गए। और चीज़ होता है कि उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हर प्रोजेक्ट्स को हम लोग ने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है कि 25 लाख का फ्लैट भी हो शायद तो लोगों को एक प्रीमियम फीलिंग देता है। 8 लाख की शॉप भी है बट वो लोगों को एक प्रीमियम कमर्शियल मॉल की एक फीलिंग देगा। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है कि हम लुक्स और हमारा जो क्लियर फंडामेंटल मार्केटिंग हमारा प्रिंसिपल्स वो रहेगा।
हमारे प्रोजेक्ट्स कोई भी हो, बंदा एक बार अंदर आया, उनको कहीं ना कहीं से एक फील होता है कि ये हिंदवा का प्रोजेक्ट है। ये हमारा एक टारगेट था। गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए सरकार को आने वाले समय में ताकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिले? हमारी एक ही इच्छा थी कि जब यहाँ पे एक रियल एस्टेट को अगर बढ़ावा देना हो तो जो स्कीम अभी बंद हो चुकी है, जो 2080 की स्कीम बंद हो चुकी है, जिसमें बंदे को मतलब जिनमें एक बंदा है जिसको खरीदना है घर उनका, या तो उनकी ऑफिस खरीदनी है, वो 20% पेमेंट लेके आता है और फिर वो स्कीम में अप्रूव हो जाता है। ये बैंक फंड होता है जिसमें से बैंक बिल्डर को फंड देती है और ये बिल्डिंग खड़ा होता है। रियल एस्टेट में अगर एक क्रांति लानी हो या वापस उसको एक बढ़ावा देना हो तो गवर्नमेंट अगर 2080 स्कीम लेके आती है तो शायद लोगों को एक काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा। जी, मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने हाल ही में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाने की बात की है, आपकी क्या राय है रेगुलेटरी बिल को लेके? गवर्नमेंट का एक ही चीज होता है कि हर कोई इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उसी हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज तक गवर्नमेंट ने जो इश्यूज देखे होंगे या उन्होंने जो फेस किया होगा, उनको एक सही तरीके से ले जाने में उन्होंने एक रेगुलेटरी बिल पास किया। जैसे मैंने बोला कि ये जब बिल पास होता है, बाहर आता है, तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम लोग ने काफ़ी सुना है कि उसमें पेनल्टीज बहुत लगी है, जैसे कि अगर कोई बंदा कैश ट्रांजैक्शन करता है, वो पकड़ा जाता है, 148% तक उसकी पेनल्टी लग सकती है। ये सब चीज़ हम लोग भी एग्री करते हैं कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हम खुद बिलीव करते हैं कि हम वाइट बिजनेस में बिलीव करते हैं, हम इन एंड आउट चेक में बिलीव करते हैं, हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन में बिलीव करते हैं। तो सूरत शहर है जो चारों तरफ से फैल रहा है और हिंदवा ग्रुप की काफी सारी योजनाएं हैं सूरत को चारों तरफ से फैलाने के लिए रियल एस्टेट के लिहाज से, और आने वाले समय में सूरत को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, इन सब पर हमने बातचीत की केयूर खैनी से। केयूर भाई, आपका धन्यवाद।